माध्यम से, किसी न किसी वर्ड या अक्षर के माध्यम से बात करते हैं। जो उन्होंने प्रयोग किया वर्ड या अक्षर, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हम लोग कभी भी अपने भावों के माध्यम से जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है, और भाषा के द्वारा ही हम सभी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सभी भाषाएं, हमारा प्रारंभिक ज्ञान हमारे परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय या समाज से जो कुछ चीजें मिलती हैं, भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ आदान करते हैं। कोई भी बालक है, परिवार में अपने माता पिता से या सगे संबंधियों को बोलते हुए सुनता है, उनका अनुकरण करता है, सीखता है और फिर स्वयं भी बोलने लगता है। तो इस प्रकार जब वो विद्यालय जाता है तो अपने अध्यापक को सुनता है, सहपाठी को सुनता है, और उसी के क्रम में वह स्वयं को भी बोलना सीख जाता है। तो इसी बोली के आधार पर उसके लिखने और पढ़ने की भी दिशा निर्धारित होती है। इस प्रकार वह भाषा के विकास के चारों स्तर, जो हम बात करते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, वो बार बार इससे गुजरते हुए भाषा का भली भाग उपयोग करना सीख जाता है। अगर देखा जाए तो भाषा का छोटा रूप वाक्य होता है, और वाक्यों की रचना पदों से होती है। पद शब्द से बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। कुल मिलाकर एक कड़ी होती है भाषा से वाक्य, वाक्य रचना से बनते हैं या पद से बनते हैं, और पद शब्द से बनते हैं, और शब्दों का निर्माण हम सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड, उनसे करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप देखने में आते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। हम लोग कभी भी आमने सामने की बातचीत या दूरभाष पर होने वाली जो हम लोग बात करते हैं वो मौखिक भाषा की श्रेणी में आती है। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, शिलालेख आदि जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं वह लिखित भाषा होती है। बोलने में शुद्ध उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, ध्वनि में उतार चढ़ाव आदि का ध्यान रखना होता है। लिखते समय वर्णों की संरचना, उनके सही और स्वीकृत रूप से मात्राओं का प्रयोग, संयुक्त अक्षर की आकृति आदि ध्यान देने योग्य होती है। ऐसा न करने पे हमारी भाषा गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है। अब हमारे पास भाषा लिखित या मौखिक होती है, लेकिन उनको अगर हम व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा हो गई। लिखने के लिए हम लोग जिस भी कहा जाए कि लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ के अक्षर को समझ जाए, तो उसको भी कहा जाए तो मौखिक या लिखित रूप से लाने के लिए जिन वर्णों को, ध्वनि को एक निश्चित आकार प्रकार प्रदान करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब हमारी भाषा हिंदी है और उसे लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित ढंग से लिखना बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की विशेष प्रकृति यानी कि स्वभाव और प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों के नियमों का सूक्ष्म अध्ययन कर उन्हें स्पष्ट करता है। संक्षेप में कहा जाए तो व्याकरण ही है जो भाषा को सुधारता, संवारता और प्रभावशाली बनाता है। भाषा के बिना हम अधूरे हैं। डॉक्टर स्वीट ने कहा था कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। कामता प्रसाद गुरु ने भी कहा था कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कहा जाए तो व्याकरण शब्द वी, धन आ और धन क्री इस धातु से और ल्युट प्रत्यय के प्रयोग से बना है, जिसका अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युपाद्यन्ते शब्दा अनेन, अर्थात इसके द्वारा शब्दार्थ संबंध की विवेचना होती है। व्याकरण की सहायता से हम शब्द रचना, वाक्य रचना और भाषा की व्यवस्था संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण का महत्व क्या हो सकता है?
व्याकरण वास्तव में भाषा के शुद्ध रूप की रक्षा करता है। हमारे पास बच्चे आते हैं, तमाम परिवेश से आते हैं, वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। हो सकता है कि वो उतने सही से न बोल पाते, और कभी कभी बड़े लोग भी भाषा के गलत रूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सही और शुद्ध रूप जानने के लिए ही व्याकरण का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भाषा की स्पष्टता प्रदान करने में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है। व्याकरण भाषा को प्रभावित भी करता है। व्याकरण के द्वारा भाषा में एक रूपता आती है। व्याकरण भाषा को मानकीकृत करता है, और व्याकरण के द्वारा ही भाषा के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके नियमों को सुरक्षित करता है। इस प्रकार व्याकरण का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग बात कर रहे हैं व्याकरण शिक्षण के बारे में, तो उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं कहा जाए तो शिक्षार्थी भाषा की ध्वनि, शब्द, वाक्य, शब्दार्थ, शब्द की रचना, वाक्य की रचना तथा शब्द प्रयोग के नियमों से परिचित होते हुए भाषा के व्यवहार की योग्यता विकसित कर सकेंगे। हमें जितने भी शिक्षार्थी हैं, अगर उनको व्याकरण की शिक्षा देते हैं तो हमारे पास जितने भी बच्चों को सिखाने के लिए शब्द हैं, वाक्य हैं, शब्दार्थ हैं, उनकी शब्द की रचना, वाक्य रचना, सभी के नियमों से परिचित कराकर उनके व्यवहार की जो योग्यता है विकसित कर सकते हैं। बच्चे जो है शुद्ध और मानक भाषा के प्रयोग के लिए अभ्यस्त हो सकेंगे। वो जिस चीज को नहीं जान पाते हैं या गलत भाषा का उच्चारण करते हैं, उनसे उनके अशुद्ध प्रभाव से बचकर अपनी भाषा को शुद्ध रूप में कर पाएंगे। भाषा के अशुद्ध रूप को परख कर शुद्ध रूप से बोलने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से व्याकरण भाषा की शुद्ध साधना का शास्त्र है। अगर सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। इससे शब्दों की बनावट और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। जैसा कि हम लोग बात करते हैं वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, इसी क्रम में इनको यहां हम लोग वर्ण के बारे में कुछ बात करेंगे। तो वर्ण है, वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, और उनको बोलने के लिए जो ध्वनि इस्तेमाल करते हैं एक ही है। बस यह है कि हम उनको व्यक्त कर देते हैं। ध्वनि क्या है? वो बोलने और सुनने में प्रयुक्त होती है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन वर्ण उसको बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में देखा जा सकता है, लिखित को पढ़ा भी जा सकता है। इस तरह से वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों के प्रतीक या चिन्ह को वर्ण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु का कथन है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिससे खंड न हो सके, जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। वर्णों के समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णमाला पूरे वर्ण से बना हुआ होता है। इसे अगर कहा जाए तो वर्ण के कितने भेद हैं तो 2। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इन्हीं दोनों के मिल को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों निहित होते हैं। स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। स्वर के भेद। इसमें स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग छोटा स्वर भी कह सकते हैं, कि जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ। ये हमारे पूरे स्वर में 4 ही ऐसे स्वर हैं जो छोटे हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है?
इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दूना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनको बोलने में हमको सामान्य स्वर से कुछ ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ए, ओ और औ ये स्वर ऐसे स्वर हैं जो दीर्घ होने के साथ साथ 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अ और ई मिलकर ए बनाते हैं और अ और ए मिलके अ बनाते हैं, अ और उ मिलके ओ बनाते हैं, अ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से यानी कि हर स्वर से ज्यादा बड़ा है दीर्घ स्वर, उनसे भी ज्यादा बड़ा है दीर्घ स्वर, वो प्लुत स्वर। इनके दोनों से अधिक समय लगाता है, 3 मात्राओं का समय लगाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहे जाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में कम होता है, संस्कृत भाषा में इसका मुख्यतः प्रयोग देखा जाता है, जैसे ओम। स्वर की मात्रा क्या होती है? व्यंजन जो है वर्णों के साथ संयुक्त होने पर स्वर जिस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी रूप को स्वर की मात्रा कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो सभी के नीचे हल चिन्ह या हलंत लगा होता है, लेकिन जब भी व्यंजन के साथ हम स्वर लगा देते हैं तो वह चिन्ह हट जाता है और जो व्यंजन है स्वर से युक्त हो जाता है। अगर हम किसी भी वर्ण के नीचे, व्यंजन के नीचे एक हल चिन्ह या हलंत लगाते हैं, इसका मतलब है उसमें कोई स्वर जुड़ा नहीं है और वो अक्षर आधा माना जाता है, उसका कोई अपना एक निश्चित ध्वनि नहीं है। लेकिन जब वह स्वर के साथ जुड़ जाता है तो वह स्वर से युक्त हो जाने पर वह एक स्वर युक्त व्यंजन हो जाता है। इसलिए अ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है और वह सभी के साथ जुड़ जाता है। और जो बाकी हमारे पास जो 10 स्वर हैं, उनकी मात्राएं हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम 10 मात्राओं के आगे अनुस्वार और विसर्ग के रूप को जोड़ते हुए हिंदी की 12 खड़ी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जिनको हम लोग 12 खड़ी करते हैं, वो हमारी वो 12 मात्राएं हैं अनुस्वार और विसर्ग को लेकर। अगर हम लोग ह्रस्व और ऊ के ई और ऊ के साथ बड़ी ई और बड़ा ऊ का उच्चारण, इसी प्रकार बड़ी ई या बड़ो ऊ के साथ ह्रस्व ई या ऊ का उच्चारण प्रायः अगर करें तो हमारा बन जाता है हरि और कवि। अगर हम बड़ा स्वर लेते हैं तो हरि और कवि बनेगा, तो यह गलत बन जाता है, यह अशुद्ध हो जाता है। इसका हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है इसका शुद्ध उच्चारण करें और इसका अभ्यास करें। बच्चे जो है री को ऋषि पढ़ लेते हैं, वास्तव में वो री है। कभी कभी बच्चे उसको र वर्ण के साथ मात्रा लगाकर, ई की मात्रा लगाकर प्रयोग करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो डी का वास्तविक स्थान मूर्धा है। जिह्वा का मूर्धा का स्पर्श होने पर ही डी का उच्चारण होता है। ऊपर वाले दांत के पीछे का भाग तालु और तालु के पीछे का भाग मूर्धा कहा जाता है। इसी प्रकार ए का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ किया जाता है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। कई बार बोलियों के प्रभाव में भी इस प्रकार का अंतर हो जाता है। हम जैसा लिखते हैं वैसा ही हमारा उच्चारण होना चाहिए। इसी प्रकार पैसा के स्थान पर पैसा और मौज के स्थान पर मौज आदि उच्चारणों से बचना चाहिए। ये सारे शब्द अशुद्ध माने जाते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही संभव होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मूल रूप से 33 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व,
श, स, स, ह। ये हमारे पास व्यंजन है। मूल रूप से 33 व्यंजन है हमारे पास। अढ़ और अढ़ ये दोनों हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर अड़ और अढ़ बनाए गए। इनकी मूल ध्वनि ड और ढ ही है। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद, इनके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण हमारी जिह्वा मुंह के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करके करती है। क्योंकि हमारी जिह्वा से हमारे मुख में अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कराए जाते हैं। ये क से लेकर म तक हैं। इनकी संख्या 25 है और हर वर्ग के पहले अक्षर के स्थान आधार पर ही इनका वर्ग का नाम निर्धारित है। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, इन पांचों को हम एक वर्ग मानते हैं और इनके पहले वर्ण के को आधार मानते हुए इनको क वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये आते। इस प्रकार इनकी संख्या 25 हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जो व्यंजन स्वर और व्यंजनों के बीच में रहते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति न तो स्पर्श व्यंजन के जैसी होती है और न ही स्वर के जैसे। ये संख्या में 4 होते हैं। जैसे अगर हम बात करें य और ल की, अगर हम बोलें तो लगता है कि हमारे शरीर के अंदर से इनकी आवाज निकल रही है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन करते हैं। पेट से य, र, ल, वो, तो ये हमारे पेट से जैसे लगता है निकल रहे हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला है पुष्प व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख से उष्मा निकलती है, गर्म वायु, इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही है, श, श, स और ह। ये हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक गर्म वायु उष्मा निकलती है, श, श, स और ह। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ गए हों और उनके मध्य कोई स्वर न आया हो तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही है। श को कई बार हम लोग छ पढ़ लेते हैं, बच्चे छतरी वाला छ बोल देते हैं, लेकिन उनका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। इनको क्ष पढ़ते हैं, जो हमारे क और श यानी कि षटकोण वाला स से मिलकर बनता है। यहाँ क हम लोग आधा ही लेते हैं हलंत के साथ, जब यह जुड़ता है तो ये पूर्ण वर्ण बन जाता है और श ध्वनि के साथ आ जाता है। इसी प्रकार से ज्ञ को हम लोग आधा ग और य मान लेते हैं, जबकि यह अशुद्ध है। यह 2 वर्ण ज और ञ इनसे मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से त्र, त और र से, और श्र, स और र से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कभी कभी हम लोग अंग और इ को लिखते तो सही है, लेकिन जब बोलते हैं तो अ और ई को जोड़कर अंग और इ ऐसा कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग अपने निरंतर अभ्यास से इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से छ को छ और छतरी वाला छ जो हम लोग बोलते हैं उसको उच्चारण में अंतर नहीं कर पाते। इसका भी अभ्यास हमको बच्चों से कराना चाहिए। छ के लिए छात्र, छिद्र, छल, छात्रावास है। और जो आधे च के साथ आता है, चूंकि वह आधा च है इसलिए उसका भार अगले वाले अक्षर वर्ण पे पड़ जाता है, उसको अच्छा पढ़ते हैं, उसको
उसका कोई भी ध्वनि स्पष्ट नहीं है, वो उसका ध्वनि छ के साथ जुड़ के आता है, अच्छा, स्वच्छ, तुच्छ, इच्छा आदि। और श को शिक्षक, कक्षा, रक्षा, वृक्ष आदि ऐसे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ट और ठ का उच्चारण भी परस्पर बदल जाता है। मिष्टान्न सही होता है, लेकिन हमारे यहाँ मिष्ठान्न पढ़ते, इसका भी ध्यान सभी के लिए अपेक्षित है। बच्चे अड़ के स्थान पर ड और ड़ के स्थान पर ड़ का, व के स्थान पर ब, और इसी प्रकार से जो गलतियां करते हैं, गरुड़ के स्थान पर गरुड़, गुड़ के स्थान पर गुड़, वृक्ष का स्थान पर वृक्ष, वन के स्थान पर वन का उच्चारण करते हैं। इनमें सुधार कर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। श, स और श के उच्चारण में भी प्रायः शुद्धि देखी जाती है। स का उच्चारण दिवा का दांतों से स्पर्श होने पर होता है। इसी प्रकार हम छोटे स को जो बोलते हैं, दंत कहा जाता है। ऊपर वाले दांतों के पीछे का हिस्सा तालु और उससे पीछे का हिस्सा मूर्धा कहा जाता है। तो जब हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है तब तालव्य श, और जब जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है तो मूर्धन्य श का उच्चारण होता है। बच्चों को इसका भी निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम छोटे स की बात करते हैं तो सार, सुधा, सरल, प्रसाद, श्री आदि। बड़े स को जो हम कहते हैं देश, शिक्षण, शोभा, कलश इत्यादि। संतोष, हर्ष, विषय, धनुष, ऋषि, इनका उच्चारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब आते हैं अयोग वाह पर। अभी हम लोगों ने बात की स्वर के लिए कि हमारे पास 11 अक्षर हैं, 11 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं। तो 2 कहाँ चले गए? वो हम लोग अयोग वाह में जोड़ लेते हैं। इन्हें हम अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग करते हैं। इन दोनों को स्वर के बाद लिखा जाता है। वास्तव में ये दोनों स्वर नहीं है, लेकिन इनका उच्चारण जो है व्यंजन की भात स्वर के सहयोग से ही होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे, जैसे अंग, स्वयं, पुनः, प्रातः आदि। तो अनुस्वार के बारे में जानते हैं। ये अनुस्वार जैसा नाम से है, स्वर का है, लेकिन इसका उच्चारण नासिका से होता है। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन के सारे 5 अक्षर जो अंतिम अक्षर हैं, अंग, इय, अड़, न, म, ये सारे अपने अपने उच्चारण स्थानों के साथ ही नासिका से भी उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जो है पूर्ण रूप से कंठ से उच्चारित होने वाला स्वर है। इसका उच्चारण स्वर रहित होता है, लेकिन ह के समान सुनाई देता है। और अनुनासिक की भांति इसका उच्चारण किसी स्वर के पश्चात ही होता है। दुख, अंतःकरण, छी इत्यादि इसी तरीके से ये लोग भी उच्चारित होते हैं। ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान है। थोड़ा सा अगर हम बात कर ले और बाकी शब्दों के बारे में, तो कंठ से जो है अ, आ, अ, क, ख, ग, घ, अंग, पूरा क वर्ग जो है कंठ से निकलता है। तालु, ई और ई। व्यंजन की बात करें तो च, छ, ज, झ, इया, ये पूरा च वर्ग जो है ये तालु से ध्वनित होता है। मूर्धा में ऋषि वाला री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, पूरा ट वर्ग मूर्धा से ध्वनित होता है। दंत में कोई स्वर नहीं है, लेकिन पूरा त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये पूरे त वर्ग जो है दंत से ही उच्चारित होते हैं। ओष्ठ से होने वाले स्वर में उ और उ, व्यंजन में प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। बिना इन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से हम 5 वर्ग और जो हमारे स्वर हैं इनको उच्चारित नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे जो बचे स्वर हैं ए और ए, ये कंठ और तालु के मेल से उच्चारित होते हैं। ओ और ओ हमारे कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अंतस्थ ध्वनि जो य होती है वो तालु से उच्चारित होती है। र मूर्धा से उच्चारित होती है। ल दंत से उच्चारित होती है और व दंत ओष्ठ के प्रयोग से उच्चारित होती है।
उस व्यंजन की बात करें तो श यानी कि बड़ा स हमारे तालु से उच्चारित होता है, षटकोण वाला श मूर्धा से और स दंत से उच्चारित होता है। एक चीज ध्यान देने की बात है, अ मूल रूप से हिंदी का स्वर नहीं है, यह अंग्रेजी के प्रभाव के से हिंदी में आया है। इसका उच्चारण स्थान आ और ओ के बीच का सुनाई पड़ता है। आ की ही भांति यह भी कंठ से उच्चारित होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, ऑनलाइन इत्यादि। इनको हम लोग आगत स्वर कह सकते हैं। यह हमारे हिंदी स्वर का कोई इसमें वर्ण नहीं है, ये बाहरी भाषा से आए हैं, इसलिए इनको आगत स्वर भी कह सकते हैं। अढ़ और ढ वस्तुतः देशज ध्वनियां हैं जो हमारी भाषा का अंग बन चुकी हैं। ड और ढ की भांति इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए मूर्धन्य वर्णों के साथ इनको गिना जाना चाहिए। हमारे पास एक गतिविधि है कि हम इनको जो है एक बॉक्स बनाकर कई सारे वर्ण इधर उधर करके लिख दिया जाए और बच्चों से पूछा जाए कि बताओ यह वर्ण कहाँ पे है, क वर्ण कहाँ पे है, त वर्ण कहाँ पे है। तो इस प्रकार से बच्चों को भी उन्हें काफी आनंद आएगा इस गतिविधि को करने में, और बच्चे इस प्रकार से वर्णों से परिचित भी हो सकेंगे। हमारे पास बच्चों को देने के लिए कि ह्रस्व स्वर लिखो, दीर्घ स्वर लिखो, अंतस्थ वर्ण क्या है, उस वर्ण क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अयुग्मा, अनुनासिक, भाषा का रूप लिखो, बौद्धिक, लिखित और मौखिक। तो इस प्रकार से हम उनको यह काम करा सकते हैं। जैसे हम वर्णमाला कहते हैं कि हम एक माला में पिरोकर सारे वर्णों को रखते हैं, उसी प्रकार से हम स्पर्श व्यंजन जो हमारे हैं 25 के 25 उनको एक माला की तरह पिरोकर बनाने के लिए कर सकते हैं। इन्हें बच्चों को बड़ा ही आनंद आएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, हम कभी कभी देखते हैं कि कभी शब्दों के ऊपर एक बिंदी होती है और दूसरी जो होती है वो चंद्र बिंदी होती है। तो दोनों को हम अनुस्वार कहें या कुछ और कहें, यह कभी कभी दुविधा का प्रश्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे केवल एक बिंदी के साथ आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जो चंद्रमा बना के आती है उसे चंद्र बिंदी कहते हैं। जैसे अगर अनुस्वार की बात करें, अंक, अंश, संसार, पतंग, शंख, सिंह। और अनुनासिक यहाँ, कांच, हंसना, आंख, मां और सांप। दोनों ध्वनियां एक जैसी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो अनुनासिक है चंद्रमा के साथ आती है तो पूर्ण रूप से नासिक यानी कि नाक से ही उसकी उच्चारित होती है। इसीलिए हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही प्रचलित है। अनुस्वार की अगर कुछ और बात करें तो यह नाक से तो निकलती है, लेकिन इसका चरण स्वर के बाद ही होता है। और मानक वर्तनी में जो पंचम वर्ण है यानी कि अंग, य, अड़, न और म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। रही बात अनुनासिक की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका भी की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक सांस निकलती है, जैसे कांच, पांच, मां इत्यादि। अनुनासिक और अनुस्वार में पर्याप्त अंतर है, परंतु आजकल के हिंदी में चंद्र बिंदु के स्थान पे केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो इससे उच्चारण दोष आ जाते हैं और हिंदी के स्वरूप भी विखंडित हो जाते हैं। अगर अनुस्वार और अन्य स्वरों के समान ही, स्वर और व्यंजनों के समान ही अनुस्वार को एक स्वतंत्र ध्वनि मानी जाती है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिका के साथ स्वर में मिल जाती है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु, अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। अनुस्वार धीमी ध्वनि है जबकि अनुनासिक तीव्र ध्वनि है, जैसे दंत और दांत। संस्कृत शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है उसका उच्चारण म होता है, जैसे स्वयं। स्वयं पे ऊपर हम लोग बिंदी लगा लेते हैं लेकिन पढ़ते स्वयं। इस प्रकार से एवं या शिवम आदि।
हमें अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार एक ऐसी नासिका की ध्वनि है जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से न करके श, स, स और ह के पूर्व उच्चारित करते हुए करते हैं, जैसे संशय, प्रशंसा, अंश, हंस आदि। अब पंचम वर्ण के स्थान पर पूर्ण वर्ण के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग हिंदी की वर्तनी में किया जाने लगा है, जैसे अंग, पंचम, कंटक, अंत, पंप आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने की व्यवस्था होते हुए भी कुछ शब्दों में पंचम वर्णों का प्रयोग यथावत रहता है, जबकि एक ही वर्ग के दो पंचम वर्ण एक साथ अगर प्रयुक्त हुए हों, जैसे अन्न, गन्ना, प्रसन्न, अम्मा, सम्मान आदि, उसमें वर्ण है श, स, स, ह और अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे अंश, हंस, संसार, संहार, संयम, संरक्षक, संवाद आदि। कुछ शब्दों में अनुस्वार और नासिक के दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संन्यास, सन्यासी आदि। कई प्रांतों की राजकीय पाठ्य पुस्तकों में क, च और ट वर्ग के व्यंजनों के अनुसार अनुस्वार और त वर्ग के त और प वर्ग के व्यंजनों के संबंधित पंचम वर्ण का प्रयोग मिलता है, जैसे गंगा, चंचल, पंडित, हिंदी, अंत, परंपरा आदि। अनुस्वार से ध्वनि भेद को स्पष्ट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग यथावत अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे महंगा, दांत, बंटी आदि। अगर हम बात करें दूसरे भाषा से आए हुए शब्दों की, वर्णों की, तो अंग्रेजी और उर्दू से जो भी हमारे शब्द आए हुए हैं आधे वर्ण के अनुसार या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए पंचम वर्ण को पूरा लिखना अच्छा होता है, जैसे तनख्वाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक से हवा निकलती है, जैसे आंग, एंग, आए आदि। चंद्र बिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है, जैसे हंस और हंस, अंगना और अंगना, स्वांग और स्वांग आदि। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे पास एक बात और है, एक और बॉक्स बना लें हम लोग, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, तिरछे और सीधी लेखा में अनुस्वार और अनुनासिक के कुछ सार्थक शब्दों को वर्ण के अनुसार सजा लें और बच्चों से कहें उनको तुम एक लाइन में बनाकर कोई शब्द बनाओ। इससे बच्चे अनुस्वार, अनुनासिक और नए नए शब्द को सीख सकते हैं। हमारे पास वर्ड में र के विविध रूप होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कृपा लिखते हैं तो री, ऊपर लिखते हैं तो उसको आसमानी र पढ़ लेते हैं कभी कभी, और एक ट्रक में जो हम लोग ट में इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से कई सारे रूप हैं जिनका अपना आकार और प्रयोग की दृष्टि से र जो है हिंदी का वर्णमाला का विशिष्ट वर्ण बन जाता है, और ये कुल मिला के 4 रूपों में प्रयुक्त होता है। इससे मूल रूप में हम लोग पढ़ते हैं राम, रहीम, राजा, राहुल, कमर, गर्दन। इसमें र का प्रयोग जो है मूल रूप में किया जाता है, लेकिन जब हम लोग संयुक्ताक्षर में इसका प्रयोग करते हैं तो यह स्वर रहित हो जाता है, यानी कि यह दूसरे वर्णों के साथ जुड़ता है और तब रेफ का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, अधर्म, सौर। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर इसको हम लोग कभी कभी आसमानी र कह देते हैं, इसको रेफ भी कहते हैं। र वर्ण जो है जिस व्यंजन के पूर्व उच्चारित होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि उसका इस्तेमाल पहले उस अक्षर के पहले हो जाता है, जैसे शब्दार्थ, पर्म, नर्म, निर्मित, और व्यंजन के पाई के ऊपर ठीक रेफ लगाते हैं, पूर्ण, निर्दय, जब पूरा अक्षर हो उसी के ऊपर। शब्दों में यदि कोई मात्रा है तो मात्रा के ऊपर या ठीक बाद में रेफ लगाया जाता है, जैसे दुर्योधन, दुर्नीत आदि। तो इस प्रकार से स्वर रहित र के 2 रूप मिलते हैं,
एक तिरछी पाई जो हमारे किसी भी वर्ड के लास्ट में क्रम में उसके नीचे लगाया जाता है तिरछी पाई के रूप में। उसको अंत पाई या मध्य पाई के बीच में वर्डों को जोड़ता हुआ या संयुक्त करता है तो वह तिरछी पाई के रूप में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। इससे क्रम, ह्रास या ग्रह। अगला है उल्टे वी के रूप में, इससे हम लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बिना पाई या गोल पेदी वाले व्यंजनों के संयुक्त होने पर उनके नीचे जो है जुड़ जाता है। ट्रक, ट्रेन, ड्रम, इस प्रकार से जो है वो इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है। तो संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में जिस व्यंजन का उच्चारण पहले होता है अर्थात वो आधा होता है, स्वर रहित होता है, तो जिस व्यंजन का उच्चारण बाद में होता है वो व्यंजन पूर्ण अथवा स्वर सहित होता है। एक बार फिर कि जिस व्यंजन का उच्चारण पहले कर लेते हैं वह व्यंजन जो है स्वर रहित होता है, और जिस व्यंजन के उच्चारण के बाद में होता है तो पूर्ण स्वर सहित होता है। जैसे प्रार्थना, क्रम, नर्म, नम्र, ट्रक, यह पहले जुड़ रहे हैं, यह बाद में आते हैं, उसका प्रयोग बाद में हो जाता है। एक चीज और है, र व्यंजन में और उ अन्य व्यंजनों की भांति व्यंजन वर्ण के नीचे न जुड़कर बीच में जुड़ता है। र उ यानी कि रू, रुपया, र और उ यानी कि बड़ा उ, उसको रू। यह हम लोगों ने संयुक्त अक्षर की बात की है, ये बराबर कर लेते हैं कि क और षटकोण को मिलाकर क्षत्रिय बनाते हैं। क्षत्रिय वाला श जो पढ़ते हैं, श, त और र को त्र, ज य को ज्ञ, श और र को श्र, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच किसी भी स्वर्ण या वर्ण का व्यवधान न हो और दोनों व्यंजन आपस में जुड़ जाएं, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसके दो रूप मिलते हैं, समध्वनि संयुक्त अक्षर और विषम ध्वनि संयुक्त अक्षर। यह समध्वनि संयुक्त अक्षर क्या है? जब दो समान रूप वाले व्यंजन वर्ण एक साथ आते हैं उन्हें समध्वनि संयुक्त अक्षर अथवा व्यंजन द्वित्व कहते हैं। समध्वनि मतलब एक जैसे ध्वनि देने वाले, दिक्कत, अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता आदि। और उदाहरण है जैसे पक्का, कच्चा, खट्टा, उच्च। यहाँ आप देख रहे होंगे क के पहले और क आ गया, च के पहले और च आ गया, खट्टा में ट के पहले ट आ गया, उच्च में च के पहले और उच्च च आ गया। तो इस प्रकार से समध्वनि संयुक्त अक्षर होते हैं, एक साथ आते हैं। इनको कभी कभी हम लोग द्वितीय व्यंजन भी कह लेते हैं। आगे समान वर्णों का संयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। यहाँ पर एक कथन है कि भोलानाथ तिवारी ने इस प्रकार के द्वित्वों को दो क न कहकर क का दीर्घ रूप या दीर्घ व्यंजन क का प्रलंबित क कहना अधिक उपयुक्त समझा है। दूसरी बात आती है विषम ध्वनि संयुक्त अक्षर की, कि जब दो विषम व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे विषम ध्वनि संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे